फंड जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो इस बीच आज मार्केट ने 18,200 को ब्रेक कर दिया। कल मार्केट ने 18,400 का साथ छोड़ा था। तो 2 दिन के अंदर जब से कोविड की खबरें थोड़ी हावी हुई हैं, बाजार अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरियाज को ब्रेक कर रहा है। अब बाजार के पास एक मेगा सपोर्ट एरिया जो इस पूरी रैली को काफी बूस्ट किया था, वो था 18,000 का। अब हम उसकी तरफ टेस्ट करने जा रहे हैं। हमने एक बात आपके सामने रखी थी कि एक तो इंडिया विक्स का बढ़ना बहुत जरूरी है अगर बाजार के अंदर कोई भी चीज आनी है नहीं तो आप 200-300 पॉइंट के घेर फेर में ही फंसे रह गए थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंडिया विक्स अभी आप देख पा रहे हैं 2-2.5% ऊपर है। हालांकि ये जितना बाजार टूटा उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। इसका मतलब बाजार के अंदर घबराहट और पैनिक नहीं है, बल्कि थोड़ी चर्निंग देखने को मिल रही है और एक प्रॉफिट बुकिंग भी है। थोड़ा पैनिक तब बढ़ेगा जब 17, 18, 19 तक भी इंडिया विक्स पहुंचेगा, तब जाके बाजार के अंदर घबराहट का स्तर बढ़ जाएगा और उस समय आपको अच्छी वैल्यू बाय मिलेगी। फिलहाल 16 के स्तरों पर है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। विक्स का मतलब क्या, बैंक निफ्टी में भी क्या करना चाहिए, लेकिन पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अजीत मिश्रा आज के हमारे मेहमान है रेलीगेट सिक्योरिटीज से, उनसे हम बातचीत करके समझेंगे क्या करना चाहिए। पहले 5 बड़ी बातें आपकी। और अब आज के मेहमान से जुड़ने का समय हो गया है, अजीत मिश्रा, उनसे जरा हम समझ लेते हैं कि वो मार्केट को अभी कैसे देखते हैं। अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। 3-4 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। पहला, एक तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स, ये 16 हुआ है लेकिन हमारे हिसाब से अभी उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, पहला पॉइंट। दूसरा, मार्केट ने बैक टू बैक अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट को तोड़ा है। आज प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, वो भी बात अपनी रखेंगे कि वो इस पूरे मैटर को कैसे देखते हैं। थोड़ी अनिश्चितता तो है। तीसरा, ये एक अपॉर्चुनिटी अभी है या अभी थोड़ा और सेटल हो जाने दे निफ्टी को, फिर वापस से बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट का अभी बुल वाला हिस्सा यानी कि बुल फेस जिसको हम टिपिकली कहते हैं वो ब्रेक नहीं हुआ सर। शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, आपके क्वेश्चन के 2-3 पार्ट्स हैं। तो देखिए, पहला पार्ट कि क्या यहाँ पे नेगेटिविटी और बढ़ने वाली है, तो इंडिकेशंस हैं हाँ। क्यों? क्योंकि अभी तक जो बैंकिंग जिसकी वजह से काफी हद तक रेजिलियंस बनी हुई थी, कल के सेशन में वो अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप कर गया। वहां से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में प्रेशर बढ़ रहा है। देखिए, बाकी सारे सेक्टर्स डेफिनेटली उनकी इम्पोर्टेंस है, बट कहीं ना कहीं देखिए हम सबको पता है कि बैंकिंग और निफ्टी जब अलाइन होते हैं तभी एक आपको ट्रेंड देखने को मिलता है। तो अब वहां पे अलाइनमेंट नेगेटिव साइड पे हो गई है, तो ये प्रेशर देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने शेयर किया दर्शकों के साथ कि 18,000 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। मेरे हिसाब से भी 18,000, 18,100 का जो जोन है, जो पहला सपोर्ट अब जहां पे हम ट्रेड कर रहे हैं, यहीं पे आपको मार्केट को रुकते हुए दिखना चाहिए। बट क्योंकि बैंकिंग में देखिए 42,900 का लेवल ब्रेक हुआ है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है बैंकिंग में मेरे हिसाब से पेन ज्यादा शायद देखने को मिलेगा। 41,900 तक के लेवल शायद आपको देखने को मिल जाए 900 के बीच में, तो उसकी वजह से ये प्रेशर शायद बढ़ सकता है। तो अल्टीमेटली 17,800 जो मेजर सपोर्ट आता है इस पूरे डिक्लाइन का, मुझे लगता है कि वहां जाके आपको ये पूरा खत्म नजर आ जाएगा। तो इंडेक्स की अगर बात करें, पोजिशनल ट्रेड की बात करें, तो 18,000, 18,100 का जोन है, वहां पे आपको एक्यूमुलेशन के बारे में ही सोचना चाहिए। 17,800 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा व्हेन इट कम्स टू इंडेक्स। बट कौन से स्टॉक्स करें, कौन से सेक्टर करें, ये एक ट्रिकी सिचुएशन है। बिकॉज अभी तक हम देख रहे थे ना कि बैंकिंग कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा था, बट अब वहां पे भी प्रेशर है। साथ ही साथ एफएमसीजी काउंटर्स, ऑटो काउंटर्स, वहां पे भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत सिलेक्टिव होने की जरूरत है आपको यहाँ पे। बट ये चीज जरूरी है कि इंडेक्स में पेन उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है इन कंपैरिजन टू जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट्स में और स्टॉक्स में दिख रहा है। तो ये एक सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है कि इसकी वजह से आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। बावजूद इसके कि निफ्टी में सपोर्ट दिख रहा है, आपको शॉर्ट पोजीशन में मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान रखिएगा इंडेक्स के हिसाब से। तो कुल मिला के ना भी खरीदे ना भी बेचे, हमने कुछ भी नहीं कर रहे, ना इसको हम होल्ड लिख रहे हैं बकायदा आपके लिए। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी पे नो ट्रेड जोन है। अब नो ट्रेड का तो हमारे पास स्टैंप ही नहीं है, नहीं तो हम लगा के भी दिखा देते कि नो ट्रेड, कोई सौदा ही ना करें आप इसके अंदर। तो 110 पॉइंट की गिरावट है, थोड़ा सेटल हो जाने दे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे बाजार को अभी रुकना चाहिए। लेकिन क्या रुकेगा नहीं रुकेगा अभी कहना बड़ा मुश्किल है। अभी आज इनफैक्ट आज दूसरा दिन ऐसा है जब मार्केट इस खबर पे रिएक्ट कर रहा है, कोविड वाली खबर पे। ऐसा और कुछ नहीं है कि जहां पर कुछ नई खबर मार्केट के अंदर आई हो, सिर्फ कोविड की खबर की वजह से बाजार का जो रिएक्शन है वो थोड़ा ज्यादा सीवियर दिख रहा है इस समय। होल्ड फॉर सम टाइम। आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा फिर शेयर्स पे आते हैं। अगर आपको इंडाइसिस में कुछ नहीं करना, शेयर्स पे ज्यादा फोकस रखना है,
पिटाई एक्चुअली वहां पे ज्यादा हो रही है, तो उन्हीं शेयर्स में पहले आज देखते हैं ताजा खरीदारी किस किस में हो रही है, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। दो शेयर हमने निकाले हैं, दोनों ही आपको पता है ट्रेंडिंग है। एक तो आपको फार्मास्यूटिकल्स या फिर फार्मा कंपनी से मिलेगा एलकेम, दूसरा आपको दिखेगा आईटी का, वो है इन्फोसिस। तो 0.5% इन्फोसिस, करीब 1.25% एलकेम लैब। दोनों एक बार रजिस्टर चेक कर लीजिए। इन्फोसिस तो आज मैं सुबह भी पूछ रहा था किसी एनालिस्ट से कि इन्फोसिस खरीदें कि एचसीएल टेक खरीदें, क्योंकि दोनों ठीक लग रहे थे। तो आप जरा इन्फोसिस और एलकेम लैब दोनों चेक कर लो प्लीज। डिम्पी, दोनों ही स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल रही है, जैसे कि आपने शेयर भी किया था रीजनिंग उसके लिए। तो मुझे लगता है कि एलकेम में थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे आपको, बिकॉज 3125 से लेकर 3180 का बीच का जोन है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस्ड हैं डेली चार्ट्स पे, तो शायद वो एक पॉज का रीजन बने और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं मिल रहा है। बट इनपी में मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी इसने एक अटेम्प्ट किया 1530-35 को ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी रिबाउंड देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक करीब 1560-1570 तक लेके जाए। तो एक ऑप्शंस के थ्रू आप इन्फोसिस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे 15 से 20 अभी ये चल रहा है, तो यहीं के आपके अपने कॉल्स को आप देख सकते हैं और ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन करना है, बिकॉज मार्केट में उतना देखिए एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है नहीं अभी। तो 1500 का स्टॉप लॉस रखेंगे उस पोजीशन का, और 1560-70 के अराउंड पे आपको मिलता है तो वहां पे आपको एग्जिट करना चाहिए पोजीशन। ओके ठीक है, तो इन्फोसिस की 1520-1530 वाली आप जो कॉल बता रहे हैं, एक बार इस पे ध्यान रखा जा सकता है। एट द मनी कॉल है जिस पे हम खड़े हैं, वहीं पे आप ध्यान रख सकते हैं। सर एक बार लेवल वापस से बता देंगे प्लीज आप, इसके किस लेवल पे एंट्री करनी है और कैसे टारगेट स्टॉप रखें? देखिए, जैसे कि अभी 15 से 20 वाली कॉल करीब 24 रुपए पे है डिम्पी, तो इसको आपको 15 रुपए का ही आप स्टॉप लॉस एक मेंटेन करें और करीब 42 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 24 रुपए की कॉल है, 42 रुपए का टारगेट, मोटा मोटी डबल का टारगेट है, और आपको 15-16 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना है। तो दो हिस्सों में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ये दिसंबर वाली कॉल है जो कि 29 तारीख को एक्सपायर होगी, आज है 22 तारीख, 2 दिन की छुट्टी घटा लो इसमें से, सैटरडे संडे, तो 7 में से दोगे 5 ट्रेडिंग सेशन होंगे, तो उसमें 42 आपका टारगेट है। 24 रुपए की स्ट्राइक की कॉल है, 15 पे आपका स्टॉप लॉस है। आ जाते हैं फ्यूचर्स पे। फ्यूचर्स के स्टॉप लॉस और टारगेट एक बार जरा स्क्रीन पे आइए, वहां पर भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको भी थोड़ा मूवमेंट मिल सकता है। और कोशिश करिएगा जिनको थोड़ा ज्यादा लंबा रखने की आदत है या फिर होल्ड कर सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी अच्छी है, मतलब बैंक में पैसे वैसे ठीक है और अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, तो वो फ्यूचर्स ही रखें, फिर वो ऑप्शंस ना रखें, उनको मौका मिल जाएगा, अच्छा समय होगा उनके पास। लेकिन जिनके पास कंपल्सिव ट्रेड करना है लेकिन फंड्स अलाउ ही नहीं कर रहा पूरा, तो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो फिर ऑप्शंस के साथ करना। आप 1560 आपका टारगेट है, 1500 आपका स्टॉप लॉस है। एलकेम को हम छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, आगे बढ़ते हैं। अब जरा कुछ और शेयर्स पे आ जाते हैं। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वो है एम्फेसिस और दूसरा है टीवीएस मोटर्स। सर इन दोनों को भी जरा चेक कर लीजिए जी सर। देखिए डिम्पी, इसमें से पहले एक डिस्क्लोजर की टीवीएस हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रखा है, और सिंपल रीजन है, बिकॉज ऑटो स्पेस में अगर कोई टॉप परफॉर्मिंग नाम है तो वो एमएनएम और टीवीएस ही है। अभी भी अपनी लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ऑफ लेट आपने देखा है कि 1020 का जोन है उसको मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं, बट उसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट इसमें अभी एक ब्रेकआउट अभी आया था जिसकी वजह से हमने इसको रिकमेंड किया था क्लाइंट को, बट वो अभी थोड़ा सा मार्केट की वजह से थोड़ा साइडलाइंस पे हो गया है, बट बावजूद इसके इसने अपने सपोर्ट को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है। तो मेरे हिसाब से जब तक 1010 ये लेवल होल्ड है तब तक डेफिनेटली आपको इसको बाय के लिए ही देखना है। नेक्स्ट स्विंग में आप मान के चलिए करीब 1100-1120 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एम्फेसिस में जैसे हम बात कर रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में पॉज है और काफी अच्छा प्रॉफिट टेकिंग ऑलरेडी देख चुके हैं हम। यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि 1850 का लेवल होल्ड होना चाहिए, बट क्वांटम और प्राइस ये थोड़ा ग्रेजुअल होगा, तो 2000 के ऊपर आप मान के चलिए 2100 के ऊपर 2150 इस तरीके से मूव आपको देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में से अगर चूज करना है तो टीवीएस इज अ बेटर कैंडिडेट। ओके ठीक है, इन दोनों में से अगर चूज करना तो फिर टीवीएस जरा ठीक हो सकता है। लेवल स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप ना बहुत ही सिलेक्टिव रहिए। अच्छा एक और चीज, मान लीजिए किसी के पास पहले से काफी सौदे पड़े हुए हैं और वो अपने इंडेक्स अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको नए शेयर लेने ही है। नया शेयर लेंगे तो कई बार आपको भाव अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन पहले चेक कर लो कि मेरे पुराने शेयर्स में कितना दम है, मेरे को इन्हीं के साथ ही रहना है।
अगर मान लो मेरे को लिवरेज की जो यानी कि मार्जिन की जरूरत पड़ गई तो फिर मेरे पास कहां से फंड आएगा। इस तरह की गिरावट का एक बहुत सुंदर और बेहतरीन लेसन होता है, वो आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा जरूरी है बजाय शेयर का चुनाव करना। मार्केट तो है ही, अच्छे बुरे शेयर हमेशा रहेंगे बाजार के अंदर, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी बाजार के अंदर, वो आपको सीखनी पड़ेगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो आधा युद्ध तो आप रिस्क मैनेजमेंट से जीतते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और इस बीच शॉर्ट्स के सौदे आपको वापस से दिखाते हैं। एक तो टाटा मोटर्स आज वापस से वीक हुआ है, गुजरात गैस भी वीक हुआ है। सर इन दोनों पे जरा आपकी रिकमेंडेशन, ये दोनों शॉर्ट्स यानी कि दोनों आज के मंदी वाले शेयर्स हैं। तो बिल्कुल डिम्पी, देखिए अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि ऑटो में सबसे ज्यादा मजबूत कौन है, तो ऑटो में सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किसी ने किया है अगर, तो वो टाटा मोटर्स ने किया है। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि स्टॉक 2021 में अक्टूबर में जो उसने हाई बनाए थे वहां से लेकर अभी तक एक रेंज पकड़ी हुई है, जिस रेंज का लोअर बैंड करीब 380 के अराउंड पे है, तो ऑलमोस्ट हम लोअर बैंड पे है। तो क्या यहाँ पे हमको फ्रेश आउट करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, कंसिडरिंग कि हमने देखा है 3-4 बार इससे यहाँ से रिबाउंड लिया है। और दूसरा स्टॉक जो डिम्पी आपने एक बार दोबारा से अपने शेयर करेंगे? हाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको, दूसरा है गुजरात गैस। हाँ देखिए, गुजरात गैस में डिम्पी जरूर डैमेज हुआ है, बिकॉज इनफैक्ट अगर आप इसको 5 दिन पहले देखेंगे तो शायद आपको लग रहा होगा कि ये ब्रेकआउट कैंडिडेट है, बिकॉज एक ट्रायंगल पैटर्न का एक ब्रेकआउट हुआ था, बट 2 दिनों में ही उसने उस कैंडल को नहीं केवल नेगेट कर दिया बल्कि उस पैटर्न को भी अब नेगेट करने की कोशिश कर रहा है, लोअर बैंड के पास आ गया है। तो कैंडिडेट हो सकता है शॉर्ट करने का, तो अगर ये पैटर्न नेगेट होता है तो फिर आप मान के चलिए दोबारा से इसमें करीब 460-65 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप शॉर्ट कैंडिडेट की तरह देख सकते हैं 510 के स्टॉक के साथ। ओके ठीक है, इसको एक बार शॉर्ट किया जा सकता है 510 का एक स्टॉप लॉस लगा के गुजरात गैस के फ्यूचर्स को। टीवीएस माफ कीजिए, टाटा मोटर्स को भी ना छेड़िएगा। टीवीएस मोटर्स ओनली उनकी गुड बुक्स में है अजीत सर की। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास स्टॉक्स अगर पहले से पड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि गुजरात गैस मेरे को शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पहले शेयर्स अलाउ नहीं कर रहे हैं तो ना कीजिएगा। आपके पहले वाले शेयर्स अगर अलाउ करते हैं तभी आप नए सौदों को पंच कीजिए, नहीं तो पुराने वाले सौदों को पहले बचाइए। वो जो बहुत बेहद खराब है, पहले तो स्टॉप लॉस की आदत डालिए, अगर नहीं है तो फिर उनको थोड़ा मैनेज करने की आदत डालिए। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम। कुछ सेलेक्टिव शेयर्स जहां पे खरीदारी बिकवाली हो रही है पोजीशनिंग के हिसाब से, वो आपके सामने रख रखे हैं। मिसाल के तौर पर इन्फोसिस मान लीजिए आपका पहले होगा और आपका रिस्क रिवॉर्ड ये कहता है कि मेरे को और शेयर नहीं ले सकता, लेकिन अजीत जी तो कह रहे हैं कि इसको लेना चाहिए, प्लस करना चाहिए, तो आप ना करें, अपने सौदे के साथ पक्के डटे रहिए, तो आपको इन्फोसिस वैसे भी प्रॉफिट देके जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। बस कोशिश मेरी यही है कि मैं आपके सामने अच्छे शेयर्स, बेहतरीन शेयर छांट के ले आऊं। शेयर में जो अनवाइंडिंग है उसमें जीएनएफसी और बीपीसीएल है सर, इन दोनों को भी जरा चेक कर लीजिए। इनमें अनवाइंडिंग का प्रेशर है, एक्चुअली ये जो ज्यादा गंभीर होते हैं ये। बिल्कुल, देखिए दिव्य, यहाँ पे तो कोई दो राय नहीं है। जीएनएफसी का टोन जब एक आप देखेंगे करीब 1-1.5 महीना पहले ही इसमें एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी जहाँ पे कि स्टॉक ने काफी स्लाइड किया था फ्रॉम 640-650 लेवल से एक ही दिन में, और उसके बाद से इसमें अटेम्प्ट जरूर हुए रीगेन करने का, थोड़ा सा रिकवरी करने का, बट वो हो नहीं पाया। तो अब जिस तरीके से इसने नया लो बना दिया है अपना स्विंग का लो, तो इंडिकेशन तो यही है कि ये प्रेशर जारी रहेगा करीब 510-15 तक के लेवल, जो कि करीब यहाँ से 20-30 पॉइंट डाउन है, वहां तक आपको देखने में मिल सकता है। बट फ्रेश शॉर्ट करना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज मेरा रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा है। मेरा स्टॉप लॉस काफी ऊपर के हैं, करीब 560-65 एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो उसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा है। तो एक रिबाउंड अगर आपको मिलता है तभी आपके शॉर्ट के बारे में सोचें, अदरवाइज इसको अवॉइड करें। देखिए ओएमसी में भी एक सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड, इनफैक्ट इसमें भी मैं वही कहूंगा कि पिछले अगर 10 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो आपको लग रहा होगा एक बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल, और ये 4 दिन में ही इसने पूरे स्कैनर को नेगेट कर दिया है, बट अभी तक पूरा पैटर्न नेगेट नहीं हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा कि 320 को ये होल्ड करता है कि नहीं करता है। ऑलमोस्ट के नजदीक आ गए हैं, तो एक कंट्रन ट्रेड ले सकते हैं जहाँ पे 320 का स्टॉप लॉस रख के करीब 335 तक के टारगेट के लिए आप एक अटेम्प्ट करें, बट अदरवाइज शॉर्टिंग के लिए मैं करंट लेवल्स पे रिकमेंड नहीं करूंगा। ओके ठीक है, तो ये कुछ एक आपको अलग अलग स्टॉक्स में मिल रहे हैं। वैसे भी आप बीपीसीएल एक और चीज भी चेक कर रहे होंगे, इसका ओपन इंटरेस्ट चेक कीजिए, कुछ भी नहीं है।
चेंज ही नहीं है कुछ खास ओपन इंटरेस्ट के अंदर, यानी कि जो कल का सौदा था वो आज के भी सौदे सिर्फ चर्निंग हो रही है। इसके अंदर नया ओपन इंटरेस्ट एडिशन, नए खुले सौदे नहीं बन रहे हैं इसके अंदर। और एक्चुअली जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो इस तरह की फोर्स होती है, किसी भी शेयर को ऊपर या नीचे ले जाने के पीछे की ताकत होती है। तो ये इसके नीचे नहीं ले जाने का इसकी ताकत ही नहीं है। शेयर टूट रहा है प्राइस से, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या और धराशायी हो जाएगा वो ओपन इंटरेस्ट से चेक होता है, लेकिन वो तो है नहीं। खैर हम आ जाते हैं अब अजीत सर की अपनी ट्रेडिंग कॉल्स पे। वो आपको अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स अपनी बता देंगे और उसके बाद फिर 2 शेयर मेरे पास हो रहा है पता करने के लिए। अजीत सर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। तो देखिए जिनमें जिस तरीके से मार्केट का टोन है तो ऑब्वियसली आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच मेंटेन करके रखना है। मैं लॉन्ग इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज ज्यादा कंफर्ट होता है लोगों का, बट तब भी जैसे कि आपने भी पूरे स्टॉक के दौरान बताया है कि रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फोकस एरिया वही होना चाहिए स्पेशली इन द मार्केट लाइक दिस जहाँ पे की वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। तो ये ध्यान में रखते हुए देखिए पीएसयू बैंक्स काफी अच्छी रैली के बाद अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का दौर दिख रहा है, बढ़ रहा है। कैन बैंक में उस तरीके की गिरावट अभी तक नहीं आई है। एंटिसिपेटेड है कि आने वाले दिनों में शायद यहाँ पे भी आपको प्रेशर देखने को मिले। तो करीब 295 का तक का टारगेट पॉसिबल है कैन बैंक में आपको देखने को मिल जाएगा। 320 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। बाय के लिए ऑब्वियसली आपको फार्मा डिफेंसिव को चूज करना है। जाइडस लाइफ काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज के दिन पे थोड़ा सा एक डिप देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे 408 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 435 तक के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है। जायडस लाइफ साइंसेस, अब देखिए ना आप एक चीज और नोटिस करोगे, जो डिफेंसिव शेयर्स है ना वो डिफेंसिव नहीं रहे, अब थोड़े एग्रेसिव हुए हैं। आज आप फार्मास्यूटिकल्स डायग्नोस्टिक के शेयर चेक करें, कल तो खैर ज्यादा ही कुछ तेजी थी उनमें। तो ये एक फेज जरूर आता है इसमें। जायडस लाइफ साइंसेस ब्रेकआउट हो गया तो आपकी 435 का टारगेट आ गया, 408 का स्टॉप है। एक बार जायडस के भी चार्ट दिखाइए आपको तो क्लियर हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जहां पे बिकवाली की रिकमेंडेशन आपको बार बार मिल रही है ना, वो पहले थोड़े चले हुए शेयर्स भी हैं, तो उनमें थोड़ा सा सतर्क रहकर ट्रेड करने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं है। जायडस लाइफ साइंसेस आप देख पा रहे हैं। आज का निफ्टी का चार्ट और जायडस लाइफ का चार्ट एक बार आमने सामने रखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे पोजीशनिंग पता लग रही है। और दूसरा, कैनरा बैंक आपके शॉर्ट में है। कैनरा बैंक हूबहू निफ्टी जैसा चलेगा या बैंक निफ्टी जैसा चलेगा, एक बार आप दिखाई दीजिए ताकि पता लग जाए लोगों को भी। कैनरा बैंक का और बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाना, आपको हूबहू दिखेगा। और जायडस लाइफ साइंसेस का चार्ट और निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल अलग अलग दिखेगा। ये निफ्टी और जायडस लाइफ साइंसेस है, दोनों का डाइवर्जन हो गया, यानी कि बाजार नीचे की तरफ, जायडस ऊपर आ गया। अब कैनरा और बैंक निफ्टी देखेंगे, दोनों की लाइन एकदम से मैच कर दी, कोई डाइवर्जन नहीं है। तो जो मार्केट का ट्रेंड है उसी से आप छांट लेंगे शेयर, तो एक बड़ी प्रॉब्लम वैसे हल हो जाती है। क्या उसमें हमको पक्के बने रहना है, वो अलग बात है, वो इन्वेस्टमेंट का अलग ट्रेड बनता है। लेकिन फिलहाल वायदा के ट्रेड के हिसाब से जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है वो आपको इस तरह से छांटने चाहिए, जो ट्रेंड में है उसको पकड़ लीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं। 2 शेयर जैसे मैं कह रहा था लास्ट में मेरे पास और भी हैं, मैं एक जरा उनके बारे में पता कर लेता हूँ। एक आरईसी जरा चेक कीजिएगा सर, आज हमारी तेजी वाले 2 शेयर कैटेगरी के अंदर आते हैं। आरईसी है और दूसरा ग्रासिम है। आरईसी के साथ में सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ, ये शेयर अगर चला नहीं ना तो ये शेयर टूटा भी नहीं है। आप पिछले 3 या 4 दिन की रेंज देखेंगे, इसने यही काम किया है। ये शेयर चला नहीं तो ये टूटा भी नहीं है। दूसरा ग्रासिम है, 4 रुपए ऊपर है। सीमेंट को एक मौका चाहिए था सीमेंट स्टॉक्स में एंटर करने का, बाजार के इस गिरावट में शायद अच्छे सीमेंट कंपनीज आपको मिल जाए। अजीत सर जरा दोनों चेक कीजिए, आरईसी जो टूटा भी नहीं और बड़ा भी नहीं, और दूसरा एक सीमेंट कंपनी है ग्रासिम। हाँ तो बिल्कुल डिम्पी, देखिए मैं सहमत हूँ इस बात से कि आरईसी में स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्राइस एक्शन में अभी जो भी हो रहा है वो अपना शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर हो रहा है। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि काफी ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक ट्रेड लेने के लिए या चेक करने के लिए कि रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी रहेगी या नहीं, ज्यादा बड़े स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 110 रुपए का स्टॉप लॉस करीब 111.5 पे चल रहा है, 110 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप इसको 3-4 रुपए ऊपर के टारगेट्स के लिए, करीब 14 से लेकर 15 तक, 14-15 तक के टारगेट्स के लिए डेफिनेटली यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर किसी को पास कोई पोजीशन नहीं है और फ्रेश रन करना चाहते हैं। तो जैसा आपने बताया सीमेंट स्टॉक्स में डेफिनेटली यहाँ पे भी देखिए मेरा मानना यही है कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी, बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रहा है, तो इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। चाहे वो ग्रासिम हो जहाँ पे कि 1700 के अराउंड पे काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो एक स्टॉप लॉस के रैक करना चाहिए। बट फ्रेश बाइंग के लिए अगर आप कहेंगे सीमेंट स्पेस में, तो डालमिया भारत का स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जस्ट बिकॉज सेम रीजन जैसे कि हमने इसकी बात की आरईसी की, अपने रीजन के एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर ही सारा ट्रेड हो रहा है।
तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कंसोलिडेशन की। नेक्स्ट स्विंग में आपको एक बार को 1950 से लेकर 2000 तक के लेवल शायद देखने को मिल जाए। 1800 आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके, ठीक है। खैर, इस बीच आपको मैं बता दूं कि निफ्टी ने थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश करी है, लेकिन रिकवरी कितनी मजबूत और कितनी कमजोर है अभी कहना बड़ा मुश्किल है। बट क्या फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ से अलग हो सकता है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? इसकी प्रोबेबिलिटी शॉर्ट्स के ऊपर डिपेंड है। अगर ताज़ा शॉर्ट्स हुए तो बाजार नीचे जाएगा, अगर ये शॉर्टिंग रुक गई तो फिर कवरिंग भी जरूर आएगी। और आज कोई बड़ी बात नहीं है कि 18,200 पे भी निफ्टी वापस आ जाए, तो इसलिए सतर्क रहिएगा। अगले 15-20 मिनट या मैं बोलूंगा अगला 1 घंटा बहुत क्रिटिकल है मार्केट के लिए। ये नए शॉर्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सिस्टम अगर आपको चेक करना आता है तो प्रवृत्ति सलाहकार से पूछिए, वो आपको चेक करके बताएगा 15-15 मिनट के गैप पे कि शॉर्टिंग बाजार के अंदर भी हो रही है कि नहीं हो रही है। अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज समय देने के लिए, अलग अलग स्टॉक्स पे राय दिया आपने और अच्छे से सारी बातों को रखा भी, इसके लिए बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। फिलहाल इंडेक्स को कीजिएगा अवॉइड, जो अलग अलग स्टॉक्स पे चर्चा हुई है उन्हीं स्टॉक्स पर अपना फोकस रखेगा। और एक और बात, अगर आपका मार्जिन लीवरेज अलाउ नहीं कर रहा तो भले सौदे ना भी लीजिए, सिर्फ देखिए। कई बार बाजार को देखने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिलहाल इस कार्यक्रम से नमस्कार।